मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, हौसले और जज्बे की कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ जो प्रेरणा देती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं, देश भर से समेट कर लेकर आते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की खास कहानियाँ। क्या आपने कभी सोचा है कि जानवर क्या सोचते होंगे, क्या महसूस करते होंगे अपने घर यानी कि जंगल के बारे में? तो चलिए आज हम आपको खबर दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के बालोद से, जहां पर पर्यावरण संरक्षण और जंगलों को बचाने के लिए युवाओं ने जंगली जानवरों की वेशभूषा अपना ली है। किस तरह से ये प्रयास चल रहा है और क्या है इसका मकसद, किस तरह से ये लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। मन में अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो आदमी सुविधाओं का मोहताज नहीं होता और अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाता है। कुछ ऐसा ही कार्य छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिले में देखने को मिल रहा है। यहाँ के युवाओं ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अनोखी मुहिम की शुरुआत की है। ये युवा पेड़ों को बचाने के लिए जंगल बॉय बनकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तालाब हमारा अमूल्य धरोहर है भैया हो, तालाब ला बचाना है और तीर पार में पेड़ लगाना है, इनमें हरियाली यही। लोगों के बीच जाकर न सिर्फ पेड़ों को काटने से मना करते हैं, बल्कि उन्हें पौधा वितरण कर उसे लगाने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। गांव-गांव जाकर युवा ग्रामीणों के बीच पर्यावरण संरक्षण की अलख जगा रहे हैं। साथ ही साथ स्कूली बच्चों के साथ मिलकर जागरूकता रैली भी निकालते हैं और रैली में शामिल लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाते हैं। आने वाली पीढ़ियों को अवगत करा रहे हैं कि ये ना रहेंगे पेड़ पौधे तो हम जीवित नहीं रह सकते। आप खेत में फलदार पौधा लगाइए, इससे आपका अर्निंग होगा और समाज भी आगे बढ़ेगा और आपकी घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। आज मैंने स्कूली बच्चों को भी इसमें सम्मिलित किया। ये छोटे छोटे बच्चे हमें देखेंगे तो ये पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे इनके अंदर लगाव पैदा होगा। जंगल बॉय का रूप धारण कर ये युवा क्षेत्र के जंगलों के पहाड़ी इलाकों का भी भ्रमण करते हैं और वहां पर पौधारोपण करते हैं। इतना ही नहीं, वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए भी ये लोग अभियान चला रहे हैं। वन्य प्राणियों को जंगलों तथा वन्य प्राणियों को बचाने के लिए ये युवा वन्य प्राणियों की वेशभूषा धारण करते हैं और लोगों से आह्वान करते हैं। और देखिए, सकारात्मक कार्य का नतीजा भी सकारात्मक ही होता है और इस कार्य के लिए उन्हें ग्रामीणों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। युवाओं की इस मुहिम में क्षेत्र के लोक कलाकार भी सहभागी बने हुए हैं। ये लोक कलाकार अपने दल के साथ गांव-गांव जाकर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देते हैं और अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं। खास बात ये है कि ये लोग बिना किसी सरकारी मदद के अपनी पॉकेट मनी से इस काम को अंजाम दे रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी शुद्ध वातावरण का आनंद ले सके। हम हर गांव में जाकर यह सूचना देते हैं और माध्यम से जगाते हैं कि आप पेड़ बचाइए, पर्यावरण बचाइए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को जब भी हम कुछ दे सकते हैं तो फल, फूल और वृक्ष ही है, जिसके माध्यम से पर्यावरण शुद्ध रहेगा और प्रकृति संतुलित रहेगी। युवाओं का ये दल जंगल संरक्षण के महत्व से भी लोगों को अवगत कराते हुए तालाबों के संरक्षण के लिए लोगों से अपील कर रहा है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति इन युवाओं का प्रेम और लगाव सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो है ना बिल्कुल अनूठी पहल, जब जंगलों को बचाने के लिए जानवरों का ही रूप अपना लिया इन युवाओं ने। और बात जानवरों की कर रहे हैं तो एक खबर और आपको दिखाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान होने के साथ साथ ये दुग्ध उत्पादन में भी नंबर 1 होने के लिए अग्रणी है। और इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है जब एनडीडीबी की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी ने अमेरिका की एक कंपनी के साथ समझौता किया है। ये समझौता बहुत खास है क्योंकि इससे दुग्ध उत्पादन को और ज्यादा बढ़ाने में मदद मिलेगी और जानवरों के बीमार होने और उनकी तमाम जानकारियों को हासिल करने में सॉफ्टवेयर के मदद से बहुत बड़ा प्रयास एक होने जा रहा है
क्या है ये प्रयास, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश विश्व में दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादकता की बात करें तो अभी हम बहुत पीछे हैं। और इसका कारण है लोगों का दुग्ध उत्पादन की तकनीक में पारंगत ना होना। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। डेयरी फार्म उत्पादन बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों को अपना रहे हैं और इसी दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए IDMC यानी कि NDDB की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी ने अमेरिका की everse.ai नामक कंपनी के साथ समझौता किया है, जो कृषि प्रबंधन के लिए मशीन लर्निंग और IoT आधारित समाधान प्रदान करेगा। दरअसल ये डेयरी फार्म के पशुओं की निगरानी के लिए सेंसर आधारित प्रबंधन प्रणाली होती है। इस प्रणाली ने बड़े फार्मों के प्रबंधन और स्वचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन निगरानी प्रणालियों में एक सेंसर युक्त कॉलर होता है, जो गाय की गर्दन पर लगाया जाता है। इसके जरिए पशुओं की जुगाली और शरीर के तापमान सहित गाय की दूसरी गतिविधियों को भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। पशु इन सेंसर युक्त कॉलर के माध्यम से एक एंटीने से जुड़ते हैं, जिससे एक सॉफ्टवेयर के जरिए पशुओं की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। हम NDDB में एक कनेक्टेड काउस के कंसेप्ट से काम करते हैं और ये एक सेंसर बेस्ड काउ मॉनिटरिंग सिस्टम है जो AI और IoT बेस्ड है। जनरली हमने देखा है कि ये ऐसे सेंसर बेस्ड काउ मॉनिटरिंग सिस्टम्स जो डेयरिंग डेवलप्ड नेशन है वहाँ पे पिछले 25-30 साल से यूज़ हो रहे हैं। वहाँ पे ये इसका रोल इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरा जो लार्ज डेयरी फार्म्स होते हैं उनके पास 1000-5000 पशु रहते हैं, तो उसको वो ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग करने के लिए काम आते हैं। हमारे यहाँ जो अभी तक का जो स्मॉल होल्डर डेयरी फार्मिंग सिस्टम है, 2-3 गाय या 2-3 भैंस रखने वाले सिस्टम में अभी तक इसका एक लार्ज स्केल में यूज़ नहीं हो रहा था। ये सिस्टम में ये एक सेंसर माउंटेड कॉलर होता है जो पशु के नेक पे लगाया जाता है। वो उसकी जो वेरियस मूवमेंट्स होती हैं पशु की, वो उसको ट्रैक करता है। इस प्रणाली के द्वारा पशुओं के मालिक को पशुओं की गर्मी में आने की सटीक जानकारी मिलती है। साथ ही साथ पशुओं के बीमार होने की स्थिति की जानकारी भी मिल जाती है, जिससे इनके प्रजनन और प्रबंधन में मदद होती है। जो कॉलर बेस्ड सेंसर जो है वो एक एंटीना के थ्रू एक एप्लीकेशन पूरा जो डेवलप किया हुआ है उसके साथ कनेक्टेड रहता है। तो सारे ही जो एक इंडिविजुअल पशु जो हैं उसकी सारी मूवमेंट, सारा ही डेटा वो सिस्टम में कैप्चर हो जाता है, जिससे आपको एक एक्यूरेट डेटा मिलता है। उसका अगर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है आपको मालूम पड़ जाता है। उसका अगर कोई मूवमेंट में इश्यू है जिससे आप ट्रैक करके पता लगा सकते हैं कि आगे जाके पशु बीमार होने वाला है कि नहीं, वो मालूम पड़ जाता है। भारत में ऐसी प्रणालियां मुख्य रूप से उच्च लागत के कारण और छोटे पशुपालक और कम पशुधारकों की पहुंच से बाहर रही हैं। इस तरह की प्रणालियों की उपयोगिता की जरूरत को महसूस करते हुए NDDB ने विशेष रूप से देशी पशुओं के लिए ऐसी स्वचालित निगरानी प्रणाली का विकास करना शुरू किया, जिससे विशेष रूप से पशुओं के गर्मी में आने का पता लगाया जा सकेगा और समय पर कृत्रिम गर्भाधान की सफलता दर में वृद्धि की जा सकेगी। इससे बीमार पशुओं की पहचान करने में मदद भी मिलेगी। NDDB द्वारा विकसित लो रावण तकनीक लगभग 10 किलोमीटर के दायरे की लंबी रेंज प्रदान करती है और 1000 पशुओं को इस तकनीक द्वारा एक गेटवे के माध्यम से जोड़ा जा सकता है, जिसकी लागत लगभग 50,000 रुपए है। केवल 50,000 रुपए की लागत से पूरे गांव के पशुओं को इस प्रणाली के साथ जोड़ा जा सकता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में पशुपालकों के लिए ये प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
के जरिए जानवरों की जा सकेगी निगरानी। अच्छी खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। चाहे आप सुबह की सैर पर निकले या शाम की, कुछ समय निकालें, एक किताब चुनें और लिखित शब्दों में खुद को खो दें। ये एक पहल है जिसकी शुरुआत हुई है मुंबई में और इसे नाम दिया गया है गार्डन लाइब्रेरी। ये एक मौका है कि किस तरह से आप प्रकृति की गोद में बैठकर किताबें पढ़ने का आनंद उठा सकते हैं। तो साथ ही साथ ये एक कोशिश भी है कि छात्रों में फिर से पढ़ने की आदत को डाला जाए। आज की पीढ़ी के कई छात्रों ने किताबों को वर्चुअली स्क्रीन से बदल दिया है। सिर्फ एक क्लिक से सारी सूचना अब आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ऐसे समय में बृहन मुंबई नगर निगम ने गैर लाभकारी संगठनों के साथ मिलकर किताबों में छात्रों की रुचि को फिर से जगाने और उन्हें पर्यावरण से जोड़ने के लिए 15 गार्डन लाइब्रेरियों की शुरुआत की है। ये है कांदिवली में स्थित ड्रीम पार्क गार्डन लाइब्रेरी। ये उद्यान 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर करता है। इसमें जहाँ कई फूलों के गार्डन हैं, वहीं एक गार्डन है किताबों का। बच्चों के बौद्धिक और समग्र विकास के लिए यहाँ प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनी, ऐतिहासिक पुस्तकें, प्रकृति और स्वस्थ जीवन शैली पर पढ़ने की पुस्तकें मौजूद हैं। यहाँ साहित्य से लेकर आत्मकथाओं और विज्ञान की 1000 से अधिक पुस्तकों को रखने के लिए कांच की अलमारियां स्थापित की गई हैं। जो 24 गार्डन है जिसमें ऑलरेडी कुछ स्ट्रक्चर्स है, गजेबो है, रूम्स है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिले, ये मुंबई महानगर पालिका की कोशिश रहती है। उस जरिए हम लोगों ने गार्डन डिपार्टमेंट के जरिए ये कोशिश किया कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दिया जाए। कोरोना के बाद बच्चों का ऑनलाइन एजुकेशन के वजह से मोबाइल के ऊपर काफ़ी ये हो गया था और गैजेट्स पे वो डिपेंडेंट हो गए थे, इसलिए वापस उनको नेचर के साथ जोड़ने के लिए, किताबों के साथ जोड़ने के लिए एक छोटा सा प्रयास हम लोगों ने शुरू किया है। इस गार्डन लाइब्रेरी का उद्देश्य किताबों के भूले हुए प्यार को पुनः प्राप्त करना है और पाठकों को उनके फोन, टैबलेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से कुछ समय के लिए दूर करना है। फिर धीरे धीरे जब कॉलेज के बच्चे आने लगे, उनको पता चलने लगा यहाँ बुक्स है, तो काफ़ी सारे बच्चे धीरे धीरे आने लगे। छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे, सब टाइप की बुक्स अवेलेबल है। फिक्शनल है, हिस्ट्री है, चिल्ड्रंस बुक भी बहुत सारे हैं। तो लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिल रहा है। हमने वहाँ पे एक बोर्ड भी लगाया ताकि लोगों को स्टडी ग्रुप बना सके और साथ में पढ़ाई कर सके। लोग कहीं कहीं किताब बाहर लेके पेड़ों के नीचे आके भी बैठते हैं। ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। जब किताबों और पढ़ने की बात आती है तो ये मुफ्त पुस्तकालय भी शहर की परियों की कहानियों में से एक है। वो बच्चे जो किसी कारणवश घर पर पढ़ाई नहीं कर सकते या महंगी किताबें खरीदने का जिनके पास पैसा नहीं है, वो बड़ी संख्या में अपनी पढ़ाई के लिए इन पुस्तकालयों में आ रहे हैं। अच्छी चीज़ है ये, मतलब एकदम ग्रीनरी के साइड में ऐसा बच्चे आते हैं स्कूल से, कॉलेज से, तो पढ़ सकते हैं ऐसा। अभी तो बेसिकली सिलेबस सब बुक्स में ही है, तो बुक्स में ही पढ़ता हूँ। जब ऑनलाइन चालू था तभी बुक फ़ोन में वगैरह चलता था। पहले बहुत सुना था, दिल्ली जैसे शहरों में सुना था, पर मुंबई में अभी हम जहाँ पे घूमने आते हैं वहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, इधर अच्छा लग रहा है, क्या नेचर के नीचे आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा गार्डन में तो अच्छा लग रहा है। इससे कॉलेज से इसे फ्री टाइम निकाल के हम आते हैं इधर, तो अपना होमवर्क, क्लास वर्क या फिर स्टडी टाइम इधर देते हैं हम लोग। बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ। जब मैं स्टडीज़ के लिए जगह ढूंढ रहा था पहले, तो थोड़ा सा इशू होता था घर में, तो अभी यहाँ पर मिल गया। मुझे एक फ्रेंड ने बताया था, तब से मुझे यहाँ पर पढ़ाई के लिए अच्छी जगह मिल रही है और बैठने के लिए थोड़ा सा चेयर भी है, नहीं तो आप नीचे भी बैठ सकते हैं। बिल्कुल सारा फ्री है, कुछ भी पैसे पेड वगैरह कुछ नहीं। और आपको रिलैक्स होना है तो वॉकिंग के लिए जा सकते हैं। आप सुबह से शाम कभी भी आके पढ़ सकते हैं। और एक और फ़ायदा है इस जो लाइब्रेरी का कि यहाँ पर बुक्स, अभी यूपीएससी वगैरह के जो बुक्स है बहुत महंगे आते हैं और
लोगों को क्यों चाहिए थे 1 साल 2 साल के लिए, और इतने महंगे अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे एक ये इनिशिएटिव अच्छा है कि यहाँ पे लोग आके पढ़ सकते हैं, वो जो भी बहुत महंगे महंगे बुक्स है वो अफोर्ड करके पढ़ सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत लोग आए और सब लोग अपना यहाँ पर आके एक योगदान दिए और पढ़ें। उद्यान पुस्तकालय एक सराहनीय प्रयास है जो बच्चों को अपनी आयु वर्ग के लोगों के साथ पुस्तकों पर चर्चा करने का एक सुलभ अवसर प्रदान कर रहा है। मुंबई से तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो है ना शानदार पहल। प्रकृति की गोद में बैठकर किताबें पढ़ने का अपना अलग ही आनंद है। और जब बात पढ़ने पढ़ाने की हो रही है, शिक्षा की हो रही है, तो आज हम आपको एक ऐसी शिक्षिका से मिलवाने जा रहे हैं जो बहुत खास काम कर रही हैं। खास काम इनका ऐसा है कि इन्होंने दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का, उन्हें शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है और इसके लिए उन्होंने एक पूरी मुहिम छेड़ दी है। इनकी मुहिम का नाम है वन टीचर वन कॉल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भला क्या मुहिम है, तो चलिए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। सरकारी स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ते दिव्यांग बच्चे। ये दृश्य है उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के डभौरा गंगापुर प्राथमिक विद्यालय का। इन बच्चों के जीवन में उजियारा लाने का काम कर रही हैं स्कूल की टीचर दीपमाला पांडे। दीपमाला ने स्कूल में कुछ साल पहले एक दिव्यांग बच्चे को पढ़ाने के साथ ही इस तरह के अन्य बच्चों को भी शिक्षित कर समाज की मुख्य धारा में लाने की पहल की थी। 2008 से ही दिव्यांग बच्चों के लिए काम करने वाली दीपमाला ने अन्य अध्यापकों को प्रेरित किया और वन कॉल वन टीचर अभियान की शुरुआत की। इनके लिए दिव्यांग बच्चों को चिन्हित कर स्कूल तक लाने और फिर सामान्य बच्चों के साथ उनको पढ़ाना एक बड़ा चैलेंज था। जब हमने एनालिसिस किया तो हमें लगा कि समस्याएं क्या हो रही हैं। पेरेंट्स जो हैं उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगा, या वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता। टीचर्स के साथ समस्या ये थी कि हम स्पेशल बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, हमारे पास ट्रेनिंग नहीं है। तो इस वजह से कई सारे टीचर्स जो हैं वो भी अपनी इनसेंसिटिविटी में कह सकते हैं या अनअवेयरनेस में वो भी मना कर देते थे कि शायद ये बच्चे जो हैं वो स्पेशल स्कूल्स में ही पढ़ेंगे। गौरतलब है कि दीपमाला ने अब तक 800 दिव्यांग बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया है। वन कॉल वन टीचर अभियान के तहत दिव्यांग बच्चों को स्कूल में एडमिशन तो दिलाया ही जाता है, साथ ही साथ दूसरे शिक्षकों को भी अपने स्कूल में कम से कम एक बच्चे को स्कूल तक ले जाने के लिए प्रेरणा मिलती है। उनकी मेहनत रंग ला रही है। उनका ये अभियान अब आसपास के अन्य स्कूलों में भी जोर पकड़ चुका है। वन टीचर वन कॉल का मतलब ही ये था कि एक टीचर कम से कम एक टीचर को मोटिवेट करे कि आप ऐसे बच्चों को अपने आसपास के एरिया में ढूंढिए और उन्हें अपने स्कूल में एडमिशन जरूर दिलाइए। तो इस तरह से हमने बच्चों के एडमिशन पे वर्क स्टार्ट किया और वो अभी तक कंटिन्यू है और लगातार ऐसे बच्चे जो हैं वो हमारे स्कूल में ना सिर्फ एडमिशन ले रहे हैं बल्कि उनका इंक्लूजन जो है वो भी बढ़ रहा है। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, लेकिन कई सारे कारणों से दिव्यांग इस अधिकार से वंचित रह जाते हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी शिक्षा का इंतजाम बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में दीपमाला पांडे जैसे टीचर्स के प्रयास से ये बच्चे भी शिक्षित समाज में अपनी जगह बना सकेंगे। बरेली से नाजिया अंजुम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अच्छी खबरों के सफर को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में चीन और भूटान की सीमा से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है लुम्पो गांव, और इस लुम्पो गांव का अपर प्राइमरी सरकारी स्कूल सही मायने में एक मॉडल स्कूल है जो छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहा है। कई नए मानक सेट कर रहा है ये स्कूल। जहां सामुदायिक सहयोग से ये स्कूल मॉडल स्कूल बना है, तो इसमें सेना की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप देखिए इस रिपोर्ट में। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC से महज कुछ किलोमीटर दूर लुम्पो का सरकारी अपर प्राइमरी स्कूल चुनौतियों से जूझ रहे स्कूलों के लिए ये एक प्रेरणा है। करीब 350 की जनसंख्या वाले लुम्पो गांव के अपर प्राइमरी स्कूल में महज 51 विद्यार्थी हैं, जिन्हें सामुदायिक समर्थन से न सिर्फ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है, बल्कि हॉस्टल की सुविधा भी मिल पा रही है। हालांकि ये सुविधा प्रदान करने में स्कूल प्रबंधन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यहाँ का पेरेंट्स के पास इतना सोर्स है ही नहीं, तो हम लोग ने आर्मी के पास गया, SMC चेयरमैन और हम दो। आर्मी के पास जाने के बाद आर्मी से हम लोग ने ये यहाँ का प्रॉब्लम्स को शेयर किया, तो आर्मी वाला आ जाता है, तो इनका तो गाड़ी चलते रहता है, तो कुछ भी इन लोग जो खरीदना होता है लेके आ जाता है। जैसे ड्राइंग कंपटीशन हो गया, कुछ राइटिंग कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन हो गया, तो ये आर्मी वाला कंडक्ट करता है। और कभी कभी इन लोग जब यहाँ पर स्कूल में आता है कि क्या चीज़ के बच्चों का हेल्थ का इशू हो जाता है, तो उन्होंने बोलते हैं सर हम लोग एक साल में या एक तो हेल्थ कैंप बिठाएगा। अपना रिलेशन बता सके क्योंकि फौजी सीना से हम लोग मिलजुल के रहता है, उन लोग पे हम लोग को मदद देता है, हम लोग भी उन लोग को भी मदद देता है। ऐसे करके हम लोग पूरा मिल के बैठता है। अपर प्राइमरी स्कूल के बच्चों को दिए जाने वाले भोजन के इंतजाम में इलाके में तैनात भारतीय सेना महत्वपूर्ण मदद मुहैया करा रही है। इतना ही नहीं, स्कूल के बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करने में भी सेना की अहम भूमिका है। सेना और गांव के लोगों के बीच का ऐसा तालमेल अच्छे सिविल मिलिट्री संबंध का साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है। It is very different from other schools. Our library, through classes which we can't learn properly, through smart classes, the syllabus becomes clear to us. If we want to know about something like plants and animals, then directly we can connect to the internet with the smart classroom, and through internet we search through Google and then we know about the things. लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, उधर में सब बुक पाए जाते हैं। हमें स्मार्ट क्लास बहुत अच्छा है, और हमें जो बुक से पढ़ने को नहीं मिलता है वो इधर में सब कुछ जैसे मूवी की तरह अच्छे से दिखने को मिलता है। और हमें जो पार्ट्स है वो भी मीन्स बुक में जो क्लियरली नहीं होते वो अच्छे से क्लियरली से दिख जाता है। इस स्कूल के बच्चे लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास पाकर काफी खुश हैं, और उन्हें देश और दुनिया की जानकारी देने में ये दोनों ही व्यवस्था काफी कारगर साबित हुई है। इसके अलावा स्कूल में खेल कूद की गतिविधियों को भी काफी प्रमुखता दी जाती है। ये स्कूल न सिर्फ कम्युनिटी बॉन्डिंग का एक जीता जागता उदाहरण है, बल्कि एक मजबूत सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की भी मिसाल है। लुम्पो गांव में अपने सहयोगी संदीप ठाकुर के साथ में प्रियभांशु रंजन, DD न्यूज़। आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों को पुरानी चीजों का संग्रह करने का शौक होता है। कोई कुछ इकट्ठा करता है और कोई कुछ, और ऐसी चीजों को इकट्ठा करके उस दौर को याद करने की एक कोशिश होती है। आज हम आपको मिलवाएंगे मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले एक ऐसे शख्स से जिन्हें पुराने टाइपराइटर्स इकट्ठे करने का शौक है। और सिर्फ ये नहीं कि ये अपने देश के टाइपराइटर्स हो, दुनिया के तमाम देशों के टाइपराइटर्स इनके पास मौजूद हैं। और तो और इन्होंने 10 साल पहले एक म्यूजियम की भी शुरुआत की थी, जिसमें तमाम टाइपराइटर्स का संग्रह है, और बरसों से ये टाइपराइटर्स इकट्ठा कर रहे हैं। ऑफिस हो या घर, बिना कंप्यूटर या लैपटॉप की जिंदगी अब वीरान लगती है। छोटे बच्चे भी मोबाइल और कंप्यूटर से ही खेलने में व्यस्त हैं। जिस पीढ़ी ने इस मशीन के सहारे अपने नोट्स बनाए या फिर दफ्तर के काम निपटाए, उस पीढ़ी को भी शायद इसकी ज्यादा याद ना आती हो। कंप्यूटर के इस युग ने दुनिया में जिस एक चीज को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, वो शायद टाइपराइटर ही है। धीरे धीरे ये मशीन इतिहास के पन्नों में समा रही है। इतने सारे टाइपराइटर देखकर आप शायद ये समझ रहे होंगे कि ये कोई दुकान है। अलग अलग किस्म के करीब 450 से अधिक तरह के ये टाइपराइटर राजेश शर्मा के हैं। राजेश जी इंदौर में रहते हैं
और इनका ये टाइपराइटर म्यूजियम है। संग्रह की शुरुआत मैंने करीब 10 साल पहले की और इस वक्त संग्रह के अंदर करीब 450 टाइपराइटर हैं और ये मैंने शुरुआत की थी 4-5 टाइपराइटर से। सैकड़ों की संख्या में मौजूद ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर इसके बदलते दौर की कहानी सुनाते हैं। राजेश शर्मा ने इन्हें भारत समेत अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और चीन से इकट्ठा किया है। इनके कलेक्शन में 1890 का सबसे पुराना अमेरिकी अंग्रेजी टाइपराइटर भी शामिल है। इनमें ज्यादातर टाइपराइटर 1910 से 1930 तक के हैं। उस दौर में मर्सिडीज, कोरोना, रॉयल कंपनी का बोलबाला हुआ करता था। अपने भारत सहित अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इन देशों के टाइपराइटर हैं। जापान और चाइना भी हैं उसमें। एशिया में सबसे पहले टाइपराइटर का निर्माण 1955 में भारत में हुआ था। उससे पहले 1930 के दशक में बाजार में हिंदी टाइपराइटर आ चुका था। आज भी ज्यादातर अदालती कामकाज टाइपराइटर के इस्तेमाल से होते हैं और इसीलिए राजेश शर्मा चाहते हैं कि नए दौर के लोग भी इस मशीन से वाकिफ हों जिन्हें इनकी जरूरत नहीं पड़ती। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, हमारे देश के लोगों में कौशल अपार है, प्रतिभा अपार है, बस जरूरत है उन्हें एक छोटा सा मौका मिलने की। और जब जब हमारे देश के लोगों को मौका मिलता है वो लोग कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाते हैं, खास करके दिखाते हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान जरूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।